अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आजकल बजट की आमद है और उसमें हर तरीके से कोशिश की जा रही है। हुकूमत जो है वो उसका ये कहना है कि जनाब अवाम दोस्त और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बजट जो है वो देने की कोशिश की जाएगी, लेकिन हकीकत उसके बरक्स है। बात सारी है कि इस वक्त हम किस बुरी दलदल में धंसे हुए हैं और कर्ज़ों का जो एक जाल है, पाकिस्तान किस तरह से उसमें ट्रैप हुआ है, क्योंकि सारी चीज़ें यहीं पर फंस जाती हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत अहम शख्सियत जनाब ज़ैगम महमूद रिजवी साहब, जो कि एक ज़माने में चेयरमैन बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन भी हुआ करते थे। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के काफ़ी प्रोजेक्ट्स में असिस्ट किया, वर्ल्ड बैंक के साथ मुंसलिक रहे, काफ़ी अर्सा अमरीका में मुकीम रहे और आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं। तो हमारी खुसूसी दावत पे आज के प्रोग्राम में हमारे साथ में, बहुत शुक्रिया ज़ैगम साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बाहर इस वक्त क्या परसेप्शन है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की सियासी जो एक अदम इस्तेहकाम जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उसको किस तरह से देखा जा रहा है और फिर उसके बाद मईशत को किस तरह से देखा जा रहा है पाकिस्तान के ओवरऑल इन्वायरमेंट को। देखिए, बड़ी क्लियर सी बात है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बड़ी क्लियर सी बात है कि हमारे मुल्क में पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द 209 कंट्रीज अराउंड द ग्लोब। तो दुनिया जब कोई इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट के एंगल से देखती है तो वो थोड़ी देर देखती है, उसके बाद वो कहती है कि यार ये कोई काम ठीक नहीं है, तो फिर वो रोज़ नहीं देखती। तो ये हमारा जो है वो एक बार नज़र से हट जाता है तो फिर काफ़ी अर्सा, क्योंकि आगे बहुत मुल्क होते हैं ना, बिल्कुल, इंडिया है, चाइना है, ये बिल्कुल। चॉइसेस इतनी होती हैं कि हम यहाँ बैठ के तो सोच रहे थे हम हैं, लेकिन हम जब हैं तो वो उनकी ज़रूरत के तहत होंगे तो होंगे, हमारी ज़रूरत के तहत नहीं होंगे। तो एक तो इंटरनेशनल परसेप्शन, क्योंकि हमारी मईशत इस वक्त इतनी बुरी है, पर्टिकुलरली ऑन एक्सटर्नल अकाउंट। नहीं, पहले ज़रा जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो कितनी ज़रूरी है मईशत के सुधार के लिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल ऑनेस्टी हमारे मुल्क का जो इशू है कि हम ये मुझे शेख के एक अमीर ने, बहरीन के बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने एक दफ़ा कहा, जो बड़े फाइनेंशियल सेक्टर के भी बहुत बड़े थे, उन्होंने कहा जी आपका मुल्क बड़ा अजीब है कि पहले तो आप अपने सियासतदानों की करप्शन की दास्तानें मीडिया में देते रहते हैं, आपके अदारे भी देते रहते हैं, चलता है, और फिर जब आप हमारे जो लोग हैं नोट करते रहते हैं, फिर आप उन्हीं को अपना लीडर बनाते हैं और हमारे पास आप भेजते हैं कि जी आइए और इनसे आप को मुल्क को, पाकिस्तान को मदद करें। और पाकिस्तान, जब आप मेजॉरिटी केसेस में आपका मीडिया और इधर पूरा ठप्पा लगा चुका होता है बेईमानी का, तो फिर हमारा भी इतना इसने का बड़ी मज़ेदार, एक नहीं मतलब वर्ल्ड बैंक हो या कोई अदारा हो, आप अगर किसी से मिलने जाए ना, उनकी टीम जो है वो उनको पहले से एक ब्रीफिंग नोट दे देती है कि जी ज़ैगम रिजवी, इमरान सुल्तान हैं क्या, इनकी शोहरत क्या है, इनकी बैकग्राउंड क्या है। तो फिर वो स्ट्रेटजी बनाते हैं कि यार इससे सिर्फ चाय ओवर ए कप ऑफ टी करना है या बड़ी सीरियसली बिजनेस टॉक करनी है, ठीक है। तो वो प्रोटोकॉल में तो वो करते हैं। तो पाकिस्तान की इस वक्त कोई ऐसी वो इमेज हम, और आप जानते हैं, अगर बाहर बैठे हों तो जो पाकिस्तान को फोकस देंगे उतना ही फोकस, यानी इस एक मिसाल से आपने समंदर को कूजे में बंद कर दिया। नाउ आ जाते हैं, सबसे बड़ा मुआशी मसला डॉलर चाहिए। या देखिए, ये हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि एक हमारा अकाउंट होता है ना, इंटरनल अकाउंट जो रूपी होता है, और एक एक्सटर्नल अकाउंट होता है। और एक्सटर्नल अकाउंट मींस जहाँ डॉलर, डॉलर में एक्सटर्नल अकाउंट होता है एक बैलेंस ऑफ ट्रेड, और फिर उसके बाद होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है। तो जो एक्सटर्नल अकाउंट में सबसे पहली चीज़ है बैलेंस ऑफ ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आप ये देखिए कि पाकिस्तान का अरसा दराज से और आज से चंद साल पहले तक तो तकरीबन $50 बिलियन की बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट था, यानी कि इंपोर्ट हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दरमियान फर्क जो था इसका मतलब है कि हमने $80 अरब की इंपोर्ट्स कर ली और हमारी मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स गई वो $30 अरब, डिफरेंस आ गया, 50 डिफरेंस हो गया। अगर हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी ना होते जो तकरीबन $30 अरब भेजते हैं, तो डॉलर टर्म में तो आप उसी दिन सेम डे बैंकरप्ट हो गए। सही बात है। $50 अरब देने हैं आपके पास, तो रिजर्व्स ही नहीं है। सही। तो $30 अरब दिए ओवरसीज ने, तो जो $50 अरब की कमी थी रह गई। सही है। अब उसमें आपने वो $20 अरब भी देने हैं, ठीक या है, $15 अरब, एंड जो पिछले कर्जे हैं उनकी किस्तों के लिए भी चाहिए। ठीक है।
तो आप फिर उसके लिए नया कर्जा लेते हैं। सही। तो हमारा जो मसला यह है कि हम इन इकनॉमी को मैनेज ही नहीं कर पा रहे कि भाई रूपी आप छाप सकते हो, अगर रूपी में है अच्छी तो नहीं ये बात कि रूपी में भी डेफिसिट हो, रूपी में भी हम मिसमैनेज करें, छाप के तो महंगाई बढ़ी है, लेकिन आप चलो करेंसी सर्कुलेशन देखें ना जरा, तो वो आप छाप सकते हैं। डॉलर आप छाप नहीं सकते, डॉलर यू हैव टू अर्न, और अर्न करने के लिए देखिए क्या है कि पहले तो मेरा उसूल यह है कि हमारे यहाँ मुल्क में एक बहुत गलत एक चीज़ होती है जो मेरी सोच में है, हम एक्सपोर्ट प्रमोशन पे बहुत तवज्जो देते हैं। मैं ज़ाती तौर पे कहता हूँ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे तवज्जो देना। दैट्स द पॉइंट। वो 80 अरब कहीं ना कहीं तो मिटिगेट करने हैं ना, वो जो आपका इंपोर्ट बिल है। अच्छा, उसमें 80 अरब देखें ना, अगर आप करें उसमें 10% की कमी करें तो आपने 8 अरब की कमी कर दी। एक्सपोर्ट में तो 10% बढ़ाना इस कार्यदारत है। लेकिन सर अब एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि अब बहुत पीछे रह गए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में, अब दुनिया बहुत आगे निकल गई है, कितना सस्ता आप करेंगे। इंपोर्ट्स नहीं, एक्सपोर्ट प्रमोशन में हम पीछे रह गए हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में पीछे नहीं रहे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के हवाले से भी दुनिया में इतनी सस्ती चीजें बन रही हैं, आप कैसे पाकिस्तान में कोई चीज सस्ती बना सकते हैं? मैं कहता हूं कि बेस्ट प्रैक्टिस एग्जांपल्स आपको बहुत मिलती हैं। आपको ये देखना है कि जब आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जो मैं कहा करता हूं व्हेन यू सब्सिडाइज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, यू सब्सिडाइज ए लोकल कंज्यूमर। व्हेन यू सब्सिडाइज एक्सपोर्ट्स, कि भाई हमारा एक्सपोर्टिंग माल सस्ता हो जाए, यू सब्सिडाइज ए फॉरेन कंज्यूमर। ठीक है। तो मैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में, और फिर आपकी इंडस्ट्री ग्रो होती है लॉन्ग टर्म। अब ये देखिए नेबरिंग कंट्री में आप देख लीजिए, इंडिया ने जब ये सोलर लगने थे, हाँ। तो उन्होंने कहा कि भाई जो सोलर कंपनीज लोकल बनाएंगी, चाहे बाहर की चाइना की ट्रीना हो, लॉन्गी हो, कैनेडियन सोलर हो, जो लोकल बनाएंगी हम उनको सब्सिडीज देंगे, और जो यहाँ पे लोग इंपोर्ट करेंगे सोलर इक्विपमेंट, हम उसके ऊपर मोर टैक्सेस लगाएंगे। तो क्या हुआ, ये सारी बड़ी कंपनीज के प्लांट इस वक्त इंडिया में लगे हुए हैं। ठीक है, और वर्ल्ड 3rd नंबर पे आ गई एक आपके सोलर टेक्नोलॉजी के अंदर इंडिया। तो इंडिया में लॉन्गी का भी प्लांट, चाइना के मेजर प्रोड्यूसर्स, मैं सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी मैन्युफैक्चरर्स के प्लांट इस वक्त इंडिया में है, पाकिस्तान में एक भी नहीं। सर डोमेस्टिक इकोनॉमी की आप बात करें कि डोमेस्टिक इकोनॉमी को आप प्रमोट करें, उसको आप क्या, आपका 22% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, 300 रुपए का डॉलर इस वक्त, ऐसे में डोमेस्टिक इकोनॉमी क्या आपकी चलेगी सर? नहीं देखिए ना, पहले तो यह है ना, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि आपने इसको चेक करना है। एक्सपोर्ट प्रमोशन आपकी बहुत भी करें, जो है कि तो जब आपका प्रेशर डेफिसिट कम होगा ना, तो प्रेशर ऑन डॉलर भी किसी हद तक कम होगा। दूसरा जो है, मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, इस कौम को याद रखनी चाहिए कि 30 अरब डॉलर जितनी टोटल हमारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना जी, 30 अरब डॉलर, ओवरसीज कितनी भेजते हैं? 30 अरब डॉलर कमोबेश। तो दैट मीन्स कि एक्सपोर्टर को तो हम बहुत तवज्जो देते हैं, उसको बहुत ऑनर देते हैं, देना चाहिए, अपनी जगह सब ठीक है, लेकिन फ़ॉरेन पाकिस्तानी जो हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनको वो भी 30 अरब डॉलर हैं, कुछ नहीं मांग रहे आपसे, उनको वोट का हक तो दे दो यार। मैं अमेरिका में था, वो ये लोग पाकिस्तानी कहते हैं कि यार हम एक्सपोर्टर के बराबर आपको 30 अरब डॉलर भेज रहे हैं और आपसे हम वोट का हक मांगते हैं, तो आप अपनी पॉलिटिकल कंसिडरेशन में कि यार ये वोट ज़्यादा उधर ना चला जाए, ये वोट ज़्यादा उधर ना चले जाए, ओवरसीज़ को वोट का हक नहीं दे रहे। ओवरसीज़ को जो ऑनर मिलना चाहिए, हमने जब कई प्रोग्राम बनाए जो पहले हम थे, तो उसमें हम कहते थे कि जी हम इस तरह के प्रोग्राम बना सकते हैं, हाउसिंग में है कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी आए तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दो, ओनली ऑन वन कंडीशन कि वो डॉलर भेजे। ठीक है, ये आज अभी एक खबर आई, मैं बार बार वही देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान रिकॉर्डेड हाईएस्ट मंथली रेमिटेंसेस ऑफ $3.24 बिलियन, ये 54.2% जो है वो इजाफा हुआ है मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर। ठीक है, बात सर ये, जब नीचे पूरी खबर पड़ी, थोड़ा सा कंक्लूजन निकाला, तो भाई पिछले 1-1.5 साल में जो 8.25 लाख पाकिस्तानी बाहर गए, वो जिन हालात में भी यहाँ से गए, ज़ाहिर कि कमा के तो भेजेंगे ना, अब वो जो भेज रहे हैं वो आपकी रेमिटेंसेस ऊपर हुई हैं। एक पाकिस्तान के लोग जिस तरीके से गए, मतलब एक डिलेमा है कि यहाँ पे जिनको नहीं मिल रहा बेचारे वो बाहर गए, वहाँ से आके अगर रेमिटेंस भेज रहे हैं तो आपकी इकॉनमी जो है वो पनप रही है, कुछ ना कुछ उसको बूस्ट मिल रहा है। तो आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि उनको वोटिंग का राइट होना चाहिए, लेकिन इंडियन इलेक्शन पे एक चीज़ और, अच्छा वीडियो परमिशन, एक छोटे से ब्रेक ले लूँ, मैं फिर कंटिन्यू करना चाहूँगा। नाजरीन, ज़ैगम महमूद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा।
वेलकम बैक। ज़ैकम महमूद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवी साहब, अभी इंडियन इलेक्शन हुए तो पता चला वहाँ पे वोटिंग राइट हैं, जो एक्सपेट्रिएट्स हैं या एनआरआईज हैं उनको हैं, लेकिन वो इंडिया में आके वोट देंगे ये वहाँ पे भी लो है। तो आप इसी तरह का चाह रहे हैं या क्या चाह रहे हैं? नहीं, देखिए इंडिया में तो डिजिटल ईवीएम हो गया ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। तो जब बाहर से बैठ के, क्या बाहर से बैठ के कर सकते? हाँ हाँ, आप तो हर जगह उन्होंने इंडिया में, तो इसलिए आप देखें कि पहले इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, इतनी इतनी दूर है, तो एक एक डेढ़ महीना 2 महीना रिजल्ट्स में लग जाते थे। आपने देखा कि इंडिया में ईवीएम की वजह से नेक्स्ट डे रिजल्ट आने में 2 दिन में टोटल रिजल्ट्स ऑफिशियल अनाउंस हुए। क्या इस वक्त हम रोए? हम 8 फरवरी को जो देख के आए, जिस तरीके से रिजल्ट हमारे यहाँ जो है वो घंटों नहीं बल्कि दिनों दिन लग गए, उसमें क्या बात करें। ईवीएम अगर हो तो फॉर्म 45 47 का इशू चले ही नहीं, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी पे आऊंगा। कंप्यूटर ने, डिजिटल ने, हमने बाहर भी रहे हैं, देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो होती है उसमें तो कोई मसला नहीं है। आपका बायोमेट्रिक है, आपकी आई है, वो कोई और आदमी मेरा वोट डाल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये तो हमारे, ये चीज़ नहीं कि हमारे यहाँ हमारे मुल्क में ये बात आज से 2 3 4 साल पहले डिस्कस होती रही, लेकिन कौन सी कुव्वतें थी कि उन्होंने ईवीएम को। ठीक है, चलें सर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी की जहां हम बात कर रहे हैं ना, उसके लिए जनाब पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट की फैसिलिटी भी होनी चाहिए और जो बैंडविड्थ है उसकी वही होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने इलेक्शन में देखी और उसके बाद सर पकड़ कर रह गए। नाउ इस वक्त जो पाकिस्तान की इकॉनमी का सबसे बड़ा जो मसला है, जो पूरे पाकिस्तान का मसला है अक्रॉस द बोर्ड, मैं शायद गुर्बत नहीं है, अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी। उस अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी की वजह से पाकिस्तान में टैक्सेशन का निज़ाम, इसके ऊपर मैं ज़रा देखिए 2 चीज़ें हैं। मैं एक तो ये कहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ जो है टैक्स पेयर्स की रिस्पेक्ट। हमारे मुल्क में जो टैक्स पेयर है उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। आपको पता है कि टैक्स देते हैं, ये जो हम आपके यहाँ लोग सब बैठे हैं सर, सैलरीड क्लास नहीं, सैलरीड से भी ज़्यादा ये जो गरीब मजदूर वगैरह जो हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में इनडायरेक्ट टैक्सेस एग्जैक्टली 70 to 75% है। डायरेक्ट सैलरी क्लास तो डायरेक्ट में आ रही है ना। एग्जैक्टली मैं वही लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में आप ये देखिए कि मैं एक छोटे से आपका एक वाक़या, मेरा एक ड्राइवर था तो मुझे कहने लगा कि जी साहब जी, आप लोग गाड़ी में बैठ के टैक्स की बड़ी रोज़ाना होते हैं, हमारा ये कम से कम मसला है कि हमें कोई फिक्स टैक्स की कोई परेशानी नहीं। तो बेचारे को पता नहीं, जीएसटी की तरह देना पड़ रहा है। पता लग गया, वो मोबाइल चार्ज करवा के लाया तो मुझे कहने लगा जी 300 रुपये, बड़ी लूट मारी है उसने, 300 रुपये मुझसे लिए और 225 का चार्ज के 75 रुपये खा गया। मैंने कहा वो खा नहीं गया, वो 75 रुपये तूने टैक्स दिया। कहला जी मैं टैक्स देता हूँ। मैंने कहा तुम पेट्रोल डलवाते हो टैक्स। फिर क्योंकि पाकिस्तान में जैसे कहा कि मोर देन 2/3 टैक्सेस जो हैं वो इनडायरेक्ट दुनिया में कहीं रिग्रेसिव 18% दुनिया में कहीं नहीं होता, और अभी तो सुन रहे हैं 19% हो रहा है, 1% से ज्यादा होता है, 1% बढ़ रहा है। हाँ, ये सुनने में आ रहा है बजट में। आप देखिए इस वक्त कैसर बंगाली साहब ने एक आर्टिकल लिखा जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के टॉप 10% जो टैक्स पेयर्स हैं वो 19% टैक्स देते हैं टोटल टैक्सेस का, और बॉटम 10% 22% देते हैं। टॉप 10% जो रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट हैं वो 19% टोटल टैक्स कलेक्शन का दे रहे हैं, और जो गरीब हैं बिकॉज ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस वो 22% दे रहे हैं। ये निज़ाम आपको लग रहा है कि कभी सही हो सकता है पाकिस्तान में? हम तो वो फाइलर और नॉन फाइलर के चक्कर में वो जो डुगडुगी बजाते रहते हैं हमेशा कि नॉन फाइलर से ज़्यादा ले लो, और जो नॉन फाइलर होता है भाई दे ज़्यादा ले, कोई मसला नहीं है, नेट के अंदर नहीं आना है। ये सोच क्या है? देखिए मैं आपसे अर्ज करूँ, एक इंडिया में इस वक्त है, बनी तो 1952 में थी टैक्स पेयर्स एसोसिएशन। अब ओवर द पीरियड वहाँ पे क्योंकि बड़े बड़े टैक्स पेयर्स अंबानी, जिंदाल, ये लोग आ गए, उन्होंने टैक्स पेयर्स एसोसिएशन हैज़ स्ट्रेंथ। उन्होंने ये किया, जो पाकिस्तान में भी टैक्स पेयर्स प्लेटफॉर्म है लेकिन उनमें मैं आऊँगा, जो टैक्स पेयर्स प्लेटफॉर्म है वो ये कहता है कि व्हेन यू मेक द बजट इट इज़ माई मनी, टैक्स पेयर्स मनी, हाउ कैन यू डिसाइड कि जी कहाँ खर्च होनी है। टैक्स पेयर्स की प्रपोजल के आम लोग कहाँ पे, मेरा टैक्स पेयर का पैसा कहाँ लगेगा। तो प्रपोजल जो हैं वो डोमिनेट बजट, पार्लियामेंट को जो बजट होता है डोमिनेट कौन कर रहा है? टैक्स पेयर्स एसोसिएशन। दूसरी चीज़ हमारे यहाँ ज़रा पार्लियामेंट में जाके देखें ना, जो एग्रीकल्चरिस्ट जो वहाँ पे टैक्स नहीं देते भी नहीं, और वो ये नहीं सोचते। सर इस्तेकाक मजरू हो जाता है कुछ पूछें तो। अब अमेरिका में या यूरोप में जाएं, कोई सड़क बन रही है ना जी, तो वो वहाँ पे मेरी और आपके नाम की तख्ती नहीं लग सकती। वहाँ पे अगर तख्ती लगेगी तो वो लिखा होगा टैक्स पेयर्स मनी एट वर्क।
तो टैक्स यहाँ पे पैसा मेरा आपका लग रहा है, पुल के तख्तियाँ इनकी लग रही हैं और सड़कों की तख्तियाँ उनकी लग रही हैं जो टैक्स भी नहीं दे रहे। आवाम को अगर ये हो, आपको मुझे हो कि यार मैंने टैक्स दिया तो देखो ये बन गया। ये सोच बदलेगी कैसे सर, ये मुझे बताइए। देखिए ये एक ऐसा सवाल है, हाइपोथेटिकली तो हम बातें करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो, ये हो, वो हो, लेकिन इसके ऊपर क्योंकि हमारे मुल्क में जो ताकतवर कुव्वतें हैं उनकी ये सोच ही नहीं, क्योंकि टैक्स को जो मैं आपसे अर्ज़ करूँ ना, ये टैक्स कहाँ हो रहा है। आपको मुझे पता है कि तकरीबन 75-80% टैक्स जो हम दे रहे होते हैं आप और मैं, वो डेट सर्विसिंग में चला जाता है। ठीक है, वो तो आपके में दूसरा इतनी ही कम से कम रकम पर चली जाती है। अब 100 कलेक्ट हुआ तो 150 से ऊपर का तो आपने, अब बाकी जो है गवर्नमेंट के अखराजात, पुलिस है, ये है, वो है, हॉस्पिटल है, वो तीसरे अखराजात हैं, वो भी कर्जा। उसके बाद जो पिछले कर्ज़ों की अदायगी है उसका कर्जा, उसके लिए नया कर्जा। तो इसका मतलब है अगली दफ़ा डेट सर्विसिंग विल बी, कर्ज़ों जो है अदायगी मोर। ये मैंने कहा इंटरनल अकाउंट, डोमेस्टिक अकाउंट, एक्सटर्नल अकाउंट का भी यही मैंने आपको बताया कि जी हर साल, क्योंकि पिछले साल का सूद भी देना होता है, किस्तें भी देनी, IMF की हम बातें तो करते हैं। सर IMF, मुझे याद है IMF 2013, 14 या 15 का गालिबन, इसमें 17 वेवर मिले थे पाकिस्तान को, और अब जो है वो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि नाक से लकीरें खिंचवा दी IMF ने। तो IMF के अपने प्रोग्राम, ये आप समझ रहे हैं कि जनाब पॉलिटिकल डायनामिक्स होती है उनकी, जब पाकिस्तान उनको चाहिए होता है तो बड़ा अच्छा वेवर भी मिल जाते हैं। नहीं देखिए, मैं आपसे ये कहता हूँ कि हमें सबको ये समझना चाहिए, IMF इज़ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, IMF वो जाता है जिसको कहीं से पैसे नहीं मिल रहे होते हैं। हमारे मुल्क की बद में से 20-22 दफ़ा हम IMF गए हैं, पहली दफ़ा नहीं गए। 23वें में जाने की बारी है। तो हम जब IMF के पास जा रहे हैं तो पहले हम जाते थे IMF से कर्जा लेके अपनी डेफ्ट, अब तो जाते हैं IMF के कर्जे को वापस करने के लिए, उसी से पैसे लेकर और उसी का कर्जा वापस। किस ड्यू होती है। तो मिर्ज़ा गालिब ने जो एक शेर कहा था 1850 में कहा था कि कर्ज की पीते थे मैं लेकिन समझते थे कि कर्ज की पीते थे मैं लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी बादा मस्ती एक दिन। तो ये रंग तो लाना ही था ना इस बादा मस्ती ने, और ला रहा है। लेकिन अभी भी हमें ये साल गुजर जाए, भाड़ में गया, अगला आएगा तो इमरान सुल्तान की गवर्नमेंट है, व्हाई शुड आई बॉदर। तो आप ये नहीं देखते कि भाई बल्कि उसकी हुकूमत है तो कुछ खराबी करके जाओ ताकि वो भुगते। तो ये देखिए ना, जो टैक्सेस का, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि टैक्स पेयर्स का जो प्लेटफॉर्म है, हमें ये अगर बहुत अकाउंटेबिलिटी कर लें कि पार्लियामेंट बजट पास करती है, व्हाट रोल दे हैव, इट्स माय मनी एंड योर मनी। तो टैक्स पेयर्स एसोसिएशन जैसे इंडिया में इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ प्लेटफॉर्म, पाकिस्तान में भी है, लेकिन वो सिर्फ प्लेटफॉर्म ज़्यादा फोकस करता है कि जी इस चीज़ पे टैक्स कम कर दो, बिजनेसमैन हैं उस पर ज़्यादा लगा दो। वो ये नहीं करते यूटिलाइजेशन ऑफ द टैक्स पेयर्स मनी टू डिक्टेट द पार्लियामेंट, दिट्स माय मनी। जैसे मैंने आपसे कर्ज किया कि किसी भी सड़क पर तख्ती लगेगी तो लगेगी टैक्स पेयर्स मनी एट वर्क, किसी सियासतदान की, किसी की भी तख्ती नहीं लगेगी। और आप ये देखिए कि ये किसी को पता ही नहीं है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हर साल हम सूद में टैक्स मैं दे रहा हूँ, और सूद में तो मैंने जैसे कहा ना, वो ड्राइवर को मोर देन 2/3 इनडायरेक्ट टैक्सेस दुनिया में बहुत कम होगा। सर दुनिया में कहीं पे भी टैक्स जो है वो जज्बा हुब्बुल वतनी में कोई अदा नहीं करता, डंडे से वसूल किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ये डंडा आप समझ रहे हैं कि कभी हो सकता है? देखिए, दो चीज़ें हैं ना, एक तो यह है कि वो हुब्बुल वतनी तो नहीं, ज़रूरत इस तरह आ जाती है कि लोगों को टैक्स पेयर का पैसा उनके ऊपर लगता हुआ जब नज़र आता है ना, तो अगर मैं चोरी करूं तो इमरान सुल्तान कहते हैं कि भाई नहीं, सही दोगे तो ये सिस्टम चल रहा है, ठीक है, वो होगा। तो वो वहाँ पे वो अकाउंटेबल, क्योंकि लोग, और यहाँ ये ट्रस्ट डेफिसिट, यहाँ पे ट्रस्ट नहीं है, भी नहीं एक्चुअली तो है भी नहीं। मतलब ट्रस्ट तो उस वक्त आया ना जब हमें नजर आए। आप कहीं एक पूरे मुल्क में तख्ती दिखा दें कि अगर कोई ब्रिज सड़क बनी हो जब यहाँ पे लिखा होगा टैक्स पेयर्स मनी एट वर्क, सवाल ही नहीं, सियासतदान के जो टैक्स भी नहीं देते। ठीक है जी, बिल्कुल, बहुत बड़ी जो हकीकी पिक्चर यही है, और ज़ाहिर है कि ये बहुत परेशान कुन है। जैगम रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।